हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम देखेंगे लड़का होगा या लड़की, मतलब कि सेक्स डिटर्मिनेशन की जेंडर कैसे डिसाइड होता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एंड समझते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन होता क्या है। एक ऐसी प्रोसेस बाय विच सेक्स, जहां पे भी मैं वर्ड बोलूं सेक्स, दैट मीन्स जेंडर। व्हाट डज दैट मीन? जेंडर। और जेंडर कितने टाइप के होते हैं? दो। आइदर इट कैन बी मेल और फीमेल। ठीक है, चलिए। तो एक प्रोसेस है बाय विच द सेक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म का अपन क्या डिसाइड करते हैं? सेक्स डिसाइड करते हैं। कैसे? कब? जब फर्टिलाइजेशन होता है। क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। तो इसी को क्या कहते हैं? सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं, कि जेंडर का डिसाइड होना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इन ह्यूमंस हर एक बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम। अब यहाँ पे एक वर्ड है सोमैटिक सेल्स, मैंने जानबूझ के ये लिखा है क्योंकि बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं छोड़ के गैमेट सेल को, जो कि रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करती हैं, ठीक है, बाकी सारी सेल्स को अपन क्या कहते हैं मोर एडवांस लैंग्वेज में? सोमैटिक सेल। ठीक है, सो हमारी हर बॉडी सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम अरेंज्ड इन 23 पेयर्स। मतलब कैसे होंगे? 23 पेयर्स में। पेयर का मतलब क्या होता है? 2। तो 23 पेयर मतलब 23 इंटू 2 दैट इज 46 क्रोमोसोम। आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स, इन 23 पेयर्स में 22 पेयर्स तो किसके होते हैं? ऑटोजोम के। अब ऑटोजोम क्या होते हैं? ऑटोजोम ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं, ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि जनरल बॉडी के ट्रेट्स को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं कि भाई बॉडी का साइज क्या होगा, बॉडी के फीचर्स क्या होंगे, स्किन कलर क्या होगा, आपकी हाइट कितनी होगी, आपके एंजाइम्स कौन कौन से बनेंगे, ईच एंड एवरी डिटेल सारी कौन करता है? ऑटोजोम वाले क्रोमोसोम, मतलब कि 22 पेयर्स क्रोमोसोम, जिनको क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। एक पेयर बची है ना, 23 पेयर है जिसमें 22 पेयर्स को तो अपन ने क्या नाम दिया? ऑटोजोम। जो एक पेयर बच गई उसको अपन क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब देखो, जैसे मैंने क्लास के स्टार्टिंग में कहा था कि सेक्स वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? जेंडर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये ऐसे क्रोमोसोम होंगे जो कि जेंडर क्या करेंगे? डिसाइड करेंगे, मतलब कि डिटरमाइंस द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल। मतलब कि एक इंडिविजुअल का जेंडर डिसाइड करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। चलिए, सेक्स क्रोमोसोम होते क्या है? देर आर 2 टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमंस। आइदर इट कैन बी एक्स टाइप और वाई टाइप। या तो एक्स होता है सेक्स क्रोमोसोम या फिर वाई होता है। ठीक है, एक फीमेल में क्या होता है? हैज 2 एक्स क्रोमोसोम। मतलब एक अगर कोई फीमेल है तो उसमें सेक्स क्रोमोसोम की पेयर में क्या होंगे? 2 कॉपी होंगी एक्स वाले सेक्स क्रोमोसोम की, मतलब कि एक्स एंड एक्स, 2 कॉपी किसकी होगी? सिर्फ एक्स की। अगर कोई मेल है तो उसमें क्या होगा? एक कॉपी तो एक्स की एंड अनदर कॉपी वाई की। तो मेल का सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है? एक्स वाई। ठीक है, आगे चलता है। देखिए, रोल ऑफ फादर एंड मदर। ठीक है, अब अपन टॉपिक में घुस चुके हैं, अब अपने को ढंग से समझना है। ठीक है, रोल ऑफ फादर एंड मदर, है ना, फादर एंड मदर का रोल क्या क्या होता है? ठीक है, फादर में एक्स वाई क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं अभी के लिए। तो सेक्स क्रोमोसोम कितने हैं? एक्स एंड वाई। ठीक है, जब गैमेट्स बनते हैं, मतलब कि स्पर्म बनते हैं, तो आपने पढ़ा था कि ये क्या होंगे? एक पेयर ही जाएगी, है ना, हर एक, जैसे कि 23 पेयर्स थे, मतलब कि 46 क्रोमोसोम थे, तो उसके आधे ही गए। तो कितने गए थे? 23 गए। 23 पेयर का मतलब क्या होता है? 46। तो 46 का आधा 23 इस साइड गए, 23 इस साइड गए। तो बेसिकली अपन क्या बात करेंगे यहाँ पे? क्या हो सकता है? या तो एक्स जाए या फिर वाई जाए, किसमें? स्पर्म के अंदर। तो स्पर्म में चांस होता है 50% किसके? एक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म के, एंड 50% ही चांस किसके होते हैं? वाई सेक्स क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म के। ठीक है, तो नेचर कोई भेदभाव नहीं करती है कि लड़का ही पैदा हो या फिर लड़की पैदा हो, है ना, दोनों, नेचर ने दोनों को इक्वल रखा है। तो अपने को भी कोई भी इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए कि भाई लड़का बेहतर है या फिर लड़की बेहतर है। दोनों इक्वल है, अपनी अपनी जगह दोनों चाहिए। ठीक है, चलिए, तो फादर क्या प्रोड्यूस करेंगे?
50% X वाले स्पर्म एंड 50% Y वाले स्पर्म। ठीक है, मदर के पास क्या है, X एंड X, तो दोनों ही X क्रोमोसोम है, तो ओवम में क्या आएगा, सिर्फ एक X। ठीक है, तो X क्रोमोसोम कंटेनिंग क्या बनाएंगी, मदर ओवम बनाएंगी। अब अपन देखते हैं आगे कि लड़का कैसे पैदा होगा, लड़की कैसे पैदा होगी। तो लेडीज को प्रायोरिटी देते हैं अपन, है ना। अभी तो सर आप कह रहे थे कि इक्वेलिटी करते हो, अभी कह रहे हो लेडीज को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, इट्स जस्ट द वे, है ना। चलिए अपन समझते हैं। लेट्स से मदर का तो ओवम सेम ही रहेगा कि XX क्रोमोसोम होगा, ओवम के अंदर कौन सा XX क्रोमोसोम होगा। ठीक है, बट फादर के में डिपेंड करता है, X वाला भी हो सकता है, Y वाला भी हो सकता है। अब देखो लेट्स से कि अगर X वाला, है ना, X वाला sperm with the X chromosome fuses with the ovum with the X chromosome, तो अगर ये फर्टिलाइज होते हैं, है ना, फर्टिलाइज होते हैं, तो क्या होगा, इनसे जाइगोट बनेगा। एंड जाइगोट के अंदर क्या होगा, कैसे सेक्स क्रोमोसोम आएगा, एक X आएगा फादर से, फादर के स्पर्म से आया। ठीक है, दूसरा X क्रोमोसोम आएगा मदर से। ठीक है, एंड XX क्या होता है, लड़की, दैट इज अ फीमेल। तो धीरे धीरे जाइगोट किस में डेवलप होगा, एम्ब्रियो में, देन एम्ब्रियो से फीटस में, देन फीटस से बेबी में। ठीक है, और वो बेबी कैसा होगा, गर्ल चाइल्ड। कैसा होगा, गर्ल चाइल्ड। क्या ये बात क्लियर है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इफ स्पर्म कैरिंग X क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज द एग कंटेनिंग द X क्रोमोसोम, द रिजल्ट इज XX, मतलब कि गर्ल चाइल्ड। तो यही चीज अपन ने अभी डिस्कस की, आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रोल ऑफ फादर एंड मदर किसमें, लड़के पैदा होने में। ठीक है, फादर का स्पर्म इस बार क्या कंटेन कर सकता है, Y कंटेन कर सकता है। तो स्पर्म विद द Y सेक्स क्रोमोसोम किससे फ्यूज होगा, किसको फर्टिलाइज करेगा, किसको फ्यूज करेगा, ओवम विद द X क्रोमोसोम। दोनों क्या किए, फ्यूज किए, एंड क्या बना दिया इन्होंने, X जो कि मदर से आया एंड Y जो कि फादर के स्पर्म से आया। X कहाँ से आया, मदर के ओवम से, है ना, X वाला क्रोमोसोम, एंड Y वाला सेक्स क्रोमोसोम कहाँ से है, फादर के स्पर्म से। तो क्या बना, जाइगोट बना। अब ये जाइगोट फिर से एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से फीटस बनेगा, फीटस से फिर बेबी बनेगा, एंड ये बेबी कैसा होगा, बॉय चाइल्ड। कैसा होगा, बॉय चाइल्ड। ठीक है, इफ स्पर्म कैरिंग Y क्रोमोसोम फर्टिलाइजेज X क्रोमोसोम, ठीक है, तो रिजल्ट इज XY, और पैदा क्या होगा, बॉय चाइल्ड। क्या ये बात क्लियर है। चलिए सेम चीज अपन ने बात की अभी, एंड सेम चीज अपन ने देखी। देयरफॉर द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ स्पर्म फ्रॉम द फादर फर्टिलाइजेज द एग। अब देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप ऑफ स्पर्म फ्रॉम द फादर। ठीक है, जिस टाइप का स्पर्म जाके मिलता है किसे, एग से, जो फर्टिलाइज करता है एग को, फादर का जिस टाइप का स्पर्म मिलेगा एग से, उसी टाइप का बच्चा होगा। अगर एक्स है तो मदर के एक्स से मिला XX, दैट इज अ फीमेल। एंड अगर स्पर्म में Y क्रोमोसोम है तो वो क्या बनेगा, मदर के ओम X से मीट करेगा एंड XY बनेगा। XY क्या होता है, मेल। ठीक है, तो क्या मदर रिस्पॉन्सिबल है, नहीं सर, मदर तो क्या कर रही है, बस एक ओवम बना दे रही है। ठीक है, मदर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्या फादर रिस्पॉन्सिबल है। अब कई बच्चे कहेंगे हाँ सर फादर के स्पर्म पे ही तो डिपेंड कर रहा है, बट एक्चुअली में फादर भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फादर ने थोड़ी ऐसा किया है कि उन्होंने जाके एक्स वाला स्पर्म मीट करवाया या फिर Y वाला। देखो ये फादर ने तो प्रोड्यूस किए। डिपेंड किस पे करता है डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स, टाइप ऑफ स्पर्म फ्रॉम द फादर। ठीक है, विच फर्टिलाइजेज द एग। देखो दोनों चीजों में बहुत डिफरेंस है। ठीक है, फादर खुद के हाथों से थोड़ी कुछ कर रहे हैं। फादर ने जो भी टाइप का स्पर्म बनाया, देखो उन्होंने X भी इक्वल अमाउंट में बनाया, Y भी इक्वल अमाउंट में बनाया। ठीक है, जो भी स्पर्म जो सा भी क्या कहते हैं इसको, सेक्स क्रोमोसोम लेके जाएगा वहां तक एंड फर्टिलाइज करेगा एग को, तो वो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा सेक्स ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, मतलब फादर नहीं, टाइप ऑफ स्पर्म फ्रॉम द फादर।
ठीक है, जिस टाइप का फादर ने स्पर्म भेजा फर्टिलाइज करने के लिए एग को। अब देखो जब क्या होता है, स्पर्म रिलीज होते हैं फीमेल बॉडी में, ठीक है, वजाइना में, तो क्या होता है 100 मिलियंस ऑफ स्पर्म सेल एक साथ क्या होती हैं, रश करती हैं एग की तरफ, बट वहाँ पे कुछ ही पहुँच पाते हैं। तो इट्स वेरी मतलब कि नेचर से क्या होता है, एक कोइंसिडेंस होता है कि या तो एक्स वाला मिल जाए या वाई वाला मिल जाए, तो बस किसी का नहीं चलता है ना, कोई भी कंट्रोल नहीं करता ऐसे ह्यूमनली, ठीक है। ये नेचर डिसाइड करती है कि एक्स वाला उसको मीट कर पाएगा या फिर वाई वाला, ठीक है। ये सब भगवान के हाथ में बेसिकली, है ना। आप सीधी सिंपल भाषा में ऐसे समझ सकते हैं। सो दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। सो ब्लेमिंग मदर्स फॉर द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज कंप्लीटली रॉन्ग एंड अनसाइंटिफिक, ठीक है। अब छोटे गांवों में या फिर कस्बों में जहाँ पे इतनी सेक्स एजुकेशन वगैरह के बारे में नॉलेज नहीं है, वहाँ पे क्या करता है अनफॉर्चुनेटली ऐसी मदर्स को बड़ा टारगेट किया जाता है कि जिनके बहुत सारी गर्ल चाइल्ड्स हो जाती हैं, बहुत सारी बेटियाँ पैदा हो जाती हैं, तो वो ऐसे सोचते हैं कि बहुत सारी बेटियाँ हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई, लाइबिलिटी आई, है ना। पर ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आजकल लड़कियाँ बहुत कुछ कर रही हैं आगे बढ़ के, तो ऐसा नहीं होता है। और मदर के हाथ में नहीं होता कि वो गर्ल पैदा कर रही है या फिर बॉय पैदा कर रही है, उनके पास तो कुछ है ही नहीं भाई। उनके पास 2 एक्स एंड एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है। वो तो जो काम करना था वो तो कर दे रही है, ठीक है। फादर का कौन सा क्या आ रहा है, स्पर्म आ रहा है, एक्स लेकर आ रहा है या फिर वाई वाला क्रोमोसोम लेकर आ रहा है, वो डिसाइड करता है, ठीक है। तो स्पर्म फ्रॉम द फादर डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड। क्या ये बात समझ में आई? तो अगर आपको कोई ऐसा केस दिखे जहाँ पे कोई सासू माँ अपनी बहू को ऐसे कह रही हो, या फिर आपके आसपास में आई एम श्योर कि है ना, अगर आप कोई छोटे शहर या फिर छोटे गांव या कस्बे से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं आज के दिन भी। अगर कोई ऐसा कहता मिले तो प्लीज़ उनको समझिए कि ये सब, उनको बस आपको साइंस नहीं समझाना है, उनको सिर्फ ये कहना है कि ये सब भगवान के हाथ में है, ठीक है। इसमें इनकी भी गलती नहीं है, ना ही इनकी गलती है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है। आप भी आज के बच्चे हो तो आपको ही अगली जनरेशन को इम्प्रूव करना है, ठीक है। आई होप आप ये स्टेप लेंगे, है ना। पढ़ाई का और क्या मतलब है अगर आप अपने सराउंडिंग्स को ही ठीक नहीं कर पा रहे, है ना, उनको ही जागरूक नहीं कर पा रहे, तो पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो प्लीज़ बी अवेयर, कहीं पे ऐसा हो तो प्लीज़ टेक पार्ट एंड जो भी जस्टिस हो अपने साइड से करो, ठीक है। तो चलिए, आज अपन ने देखा सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया। मैंने बहुत एफर्ट पुट इन किए हैं इसमें, एंड ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको मज़ा आया होगा ये चैप्टर पढ़ के, एंड चीज़ें एक्चुअल में समझ में आई होंगी, आपको कुछ रटना ना पड़ा हो, है ना, चीज़ें आपने समझी हो। एंड अब आप क्या कर सकते हो, जो स्कूल से नोट्स मिले हों या फिर बुक से हों, अगर आप पढ़ोगे तो अब इजीली समझ पाओगे कि अच्छा ये लिखा था क्या, है ना। तो मैं चाहता ये था कि बेसिकली मैं आपको समझा पाऊँ कि चीज़ें हैं क्या। एंड मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा है। मैंने सेकेंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया है अभी, तो 2 चैप्टर अभी तक मैंने यूट्यूब पे पोस्ट कर दिए हैं, एंड दिस जर्नी इज़ गोइंग वेरी वेल, एंड आई होप आप लोगों को भी समझ में आ रहा है। एंड इसी के साथ समअप करते हैं आज की क्लास एंड चैप्टर बहुत। सो मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।